मूवी की शुरुआत में हमें एम्स्टर्डम 1982 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर 5 दोस्त मिलकर कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे, जिनके नाम कॉर, विलियम, जेम्स, फ्रांस और मार्टिन हैं, जो मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं। मगर अब रिसेशन की वजह से उनकी कंपनी की हालत बिगड़ चुकी है, तो वो लोग कंपनी को सरवाइव करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग बैंक चले जाते हैं। मगर लोन मिलना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि बैंक को लोन के बदले में कुछ तो कोलैटरल चाहिए होगा, जिसके बिहाफ पर लोन दिया जा सके। पर ये लोग तो अपनी सभी एसेट्स को पहले ही बेच चुके हैं, यानी अब ये लोग कंगाल हो चुके हैं। तो कोई भी ऑप्शन न होने पर ये लोग अपनी लास्ट बिल्डिंग को ही गिरवी रख देते हैं। मगर इस बिल्डिंग के बारे में बैंक मैनेजर को पहले से पता था कि इस बिल्डिंग पर तो टेनेंट्स ने कब्जा कर रखा है, जो बिल्डिंग के ओनर्स को रेंट भी पे नहीं करते। तो बैंक मैनेजर इन्हें क्लियर कर देता है कि अगर तुम इस बिल्डिंग पर लोन लेना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले इस बिल्डिंग को खाली करवाना होगा। तो ये लोग खराब मूड में बैंक से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बिल्डिंग को खाली कराने का प्लान करने लगते हैं, जिसके तहत ये लोग बिल्डिंग में जाकर टेनेंट्स को परेशान करने लगते हैं, जिससे इनके और टेनेंट्स के बीच मारपीट हो जाती है। साथ ही कोई होशियार पुलिस को भी कॉल कर देता है, जिससे पुलिस यहाँ पर आकर इन 5 को अरेस्ट कर लेती है। ये तो अजीब बात है, किसी को भी तब फर्क नहीं पड़ा जब टेनेंट्स रेंट को पे नहीं कर रहे थे, मगर जब बिल्डिंग के ओनर्स बिल्डिंग को खाली कराना चाहते हैं तब ओनर्स को ही अरेस्ट करवा दिया गया है। साथ ही पुलिस को इस बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये 5 लोग बिल्डिंग के रियल ओनर्स हैं। मगर थोड़ी देर बाद कौर नाम के बंदे को रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अरेस्ट के दौरान रेजिस्ट नहीं किया था। तो पुलिस उसके अच्छे बर्ताव के लिए उसे रिहा कर देती है, जो बड़ी जल्दी से अपने घर लौट जाता है, जहां पर उसकी वाइफ सोनिया काफी ज्यादा गुस्सा थी। तो ये देखकर कौर काफी कंफ्यूज था, तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं फिर से तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो ये सुनकर कौर काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद ये दोनों विलियम के घर चले जाते हैं, क्योंकि असल में सोनिया विलियम की सिस्टर है और अब तक विलियम भी आजाद हो चुका था, जो सोनिया और कौर के साथ मस्ती करने लगता है। मगर ये बात उसके फादर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि विलियम अपने फादर की जरा भी इज्जत नहीं करता है। साथ ही विलियम को अपने फादर का बेस्ट फ्रेंड हेनिकन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि विलियम का फादर पहले हेनिकन नाम के आदमी के लिए काम करता था, जो कि असल में एक बियर टाइकून है, यानी हेनिकन की कंपनी बियर बनाती है, जो कि विलियम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हेनिकन ने उसके फादर को कंपनी से फायर कर दिया था। तो विलियम का फादर उसे डांटते हुए क्लियर कर देता है कि भले ही हेनिकन ने मुझे जॉब से निकाल दिया था, मगर हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि हेनिकन के दिए पैसों से ही ये घर चल पा रहा है, वरना तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी तो हमें कब का ले डूबती। जिस बात पर विलियम बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसके बाद सभी लोग नए साल की शाम को सेलिब्रेट करने लगते हैं, मगर अब वो लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, तो उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन होने लगती है। साथ ही अब वो किसी के लिए भी जॉब करना नहीं चाहते। तो कौर इन्हें अपना प्लान बताने लगता है कि अगर हम एक काम को अच्छे से पूरा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम सभी लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, क्योंकि इस काम से हम 60 मिलियन बना सकते हैं। जिस बात पर बाकी लोग काफी ज्यादा शॉक थे। साथ ही फ्रांस को कौर पर शक होने लगता है कि ये बंदा जरूर कोई क्राइम करने वाला है। तो कौर उसे क्लियर कर देता है कि हम किसी को किडनैप करने वाले हैं, जिस पर जेम्स भी इंटरप्ट कर देता है कि किसी को किडनैप करना काफी आसान है, मगर असली मुसीबत तो फिरौती की रकम निकालना है। वैसे भी किसी बच्चे के लिए कोई 60 मिलियन नहीं देने वाला है। तो कौर इन्हें क्लियर कर देता है कि हम किसी बच्चे को किडनैप नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम तो बियर टाइकून फ्रेडी हेनिकन को किडनैप करने वाले हैं, जिसकी कंपनी हमें आसानी से 60 मिलियन दे सकती है। तो ये जानकर बाकी लोग भी इंटरेस्ट शो करने लगते हैं और फिर अगले दिन सभी लोग किडनैपिंग की प्लानिंग करने लगते हैं,
जहां फ्रांस इनके लिए हेलोइन मास्क ले आता है ताकि किडनैपिंग के दौरान वो लोग अपने फेस को कवर कर सकें। साथ ही जेंस किडनैपिंग के लिए गन्स प्रोवाइड कर देता है। तो इन सभी का मोटिवेशन देखकर विलियम इन्हें क्लियर कर देता है कि अगर हमें ये काम सेफली करना है तो हमें पुलिस का ध्यान बटाना होगा, जिसके लिए हमें ये किडनैपिंग इस तरीके से करनी होगी जैसे ये किडनैपिंग किसी बड़े गैंग ने करवाई होगी, जिससे पुलिस का ध्यान हम लोगों पर नहीं जाएगा। तो फ्रांस डाउट जताने लगता है कि हम किडनैपिंग के बाद हेनिकन को आखिर कहाँ रखने वाले हैं, जिस पर जैन इन्हें अपने शेड के बारे में बता देता है जिसमें हेनिकन को रखा जा सकता है। यानी अब किडनैपिंग की प्लानिंग हो चुकी है, पर इक्विपमेंट खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तो ये लोग रॉबरी का प्लान बनाने लगते हैं, जिसके लिए कॉर और विलियम मास्क पहनकर उस बैंक के पास चले जाते हैं जिससे ये लोग लोन मांगने गए थे। मगर इस बार ये लोग बैंक का पैसा लूटना चाहते हैं और जैसे ही दो सिक्योरिटी गार्ड बैंक से बाहर आते हैं तैसे ही कॉर और विलियम उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें वो सिक्योरिटी के पास मौजूद बॉक्स को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इनका जम के पीछा करती है, मगर वो लोग इन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो टीम बॉक्स में मौजूद पैसे को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, साथ ही उन्हें रॉबरी करना पसंद आ चुका था। जिसके बाद विलियम फ्रेडी पर नजर रखने लगता है ताकि वो किडनैपिंग के लिए सही टाइम और प्लेस चूज कर सकें। वहीं बाकी टीम जेंस के शेड में कंस्ट्रक्शन चालू कर देती है ताकि वो फ्रेडी को रखने के लिए साउंड प्रूफ रूम बना सकें। साथ ही मार्टिन नाम का बंदा किडनैपिंग के लिए एक बड़ी सी गाड़ी चुरा लेता है, जिस पर ये लोग पेंट करा कर उसे बिल्कुल चेंज कर देते हैं। और फिर जल्द ही कॉर भी यहाँ आ जाता है, मगर उसे शेड में तो कोई भी रूम दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो जेंस पर काफी ज्यादा भड़कने लगता है, पर जेंस उसे इन्फॉर्म कर देता है कि रूम असल में उस वॉल के पार हैं। आखिर हम लोग गलत काम करने वाले हैं तो हमें सब कुछ सावधानी से करना होगा। जिस पर कॉर भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अगर कोई गलती से भी शेड में आ जाता है तो उसे रियल रूम्स के बारे में पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि रूम्स तो दीवार के उस पार छुपे हुए हैं। और जल्द ही किडनैपिंग का दिन आ जाता है तो वो लोग सही समय का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही हेनिकन अपने घर से बाहर घूमने जाने लगता है तैसे ही ये लोग हेनिकन को दबोच लेते हैं, मगर हेनिकन का ड्राइवर इनसे फाइट बैक करने लगता है। तो ये लोग कुछ सोचकर ड्राइवर को भी किडनैप कर लेते हैं, मगर इन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ था कि किडनैपिंग को होते हुए एक टैक्सी ड्राइवर ने देख लिया था जो इनकी वैन का पीछा करने लगता है, जिस बात का पता टीम को भी लग जाता है। तो ये लोग अपनी बंदूक दिखाकर उस टैक्सी ड्राइवर को डरा देते हैं और फिर हेनिकन और उसके ड्राइवर को शेड ले जाया जाता है ताकि इन्हें वहां पर कैद किया जा सके। जिसके बाद टीम फिरौती की डिमांड्स को पेपर पर लिख देती है, जिसे फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है ताकि वो लोग पैसों का इंतजाम करवा सकें। वहीं कॉर मार्टिन से हेनिकन की हालत के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिस पर मार्टिन उसे क्लियर कर देता है कि हेनिकन तो एकदम मस्त है, मगर उसके ड्राइवर की पूरी तरह से फटी पड़ी है। तो कॉर कुछ सोचकर ड्राइवर से मिलने चला जाता है, जहां वो ड्राइवर को भरोसा दिलाने लगता है कि जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे तैसे ही हम तुम्हें आजाद कर देंगे। मगर ड्राइवर को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो कॉर हेनिकन के पास जाकर उसकी हालत चेक करने लगता है। तो हेनिकन अपने लिए डेली नेसेसिटी का सामान मंगाने लगता है, जिस बात पर कॉर कोई भी जवाब नहीं देता। जल्द ही टैक्सी ड्राइवर अपना मुंह खोल देता है, जिससे किडनैपिंग की न्यूज अखबार में छप जाती है, मगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि इस किडनैपिंग में कितने लोग शामिल थे। तो टीम न्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब वो लोग बिग टाइम क्रिमिनल्स बन चुके हैं। वहीं मार्टिन मास्क पहनकर हेनिकन के सेल चला जाता है ताकि हेनिकन को डिनर प्रोवाइड किया जा सके। तो हेनिकन उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिनका मार्टिन कोई भी जवाब नहीं देता। और फिर ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है, जहां मार्टिन उसके लिए खाना पीना लाता रहता था। तो हेनिकन मार्टिन को ब्राइब करने लगता है कि अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा, जिस बात पर मार्टिन को लालच आने लगता है, मगर उसे इस ओल्ड मैन पर जरा भी भरोसा नहीं है। तो वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है
वहीं बाकी टीम को शक होने लगता है कि उन पर नजर रखी जा रही है, तो इनकी हालत दिन रोज खराब होने लगती है और जल्द ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं जहां इन्हें पुलिस से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। तो इन लोगों को टेंशन होने लगती है। तो जेंस टीम को क्लियर कर देता है कि हमें जल्द से जल्द इस केस को खत्म करना होगा, साथ ही हमें उस ओल्ड मैन को आजाद करना होगा ताकि हम किडनैपिंग के सभी एविडेंस को क्लियर कर सकें। मगर कौर अभी भी हार मानना नहीं चाहता था, तो ये लोग एक और दिन इंतजार करने लगते हैं। मगर अगले दिन की न्यूज़पेपर में भी उन्हें पुलिस का रिस्पांस नहीं मिलता। तो ये देखकर टीम पूरी तरह से भड़क जाती है, जो हेनिकन के पास जाकर उसे धमकाने लगते हैं, जिस पर हेनिकन इन्हें क्लियर कर देता है कि पुलिस को तुम पर भरोसा नहीं हुआ है। अगर तुम्हें फिरौती की डिमांड करनी ही है तो तुम्हें ये डिमांड मेरी राइटिंग में पुलिस को भेजनी होगी, जिसके लिए टीम राजी हो जाती है। तो हेनिकन फिरौती की डिमांड्स को एक पेपर पर लिख देता है, जिसे फिर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। मगर अब टीम की हिम्मत और पेशेंस खत्म हो चुकी थी, तो विलियम डिसाइड कर लेता है कि वो हेनिकन और उसके ड्राइवर का खून करने वाला है, जिसके लिए वो चाकू लेकर हेनिकन के रूम चला जाता है। मगर कौर उसे ऐसा करने से रोक लेता है, तो विलियम बेचारा फूट फूट कर रोने लगता है और फिर जल्द ही कई दिन बीत जाते हैं। मगर एक दिन कौर को पेपर में पुलिस का रिस्पांस मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली अब वो लोग अमीर होने वाले। तो वो लोग ड्राइवर से पेपर पर लिखी इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करवाने लगते हैं, जो कि इस वॉइस रिकॉर्डिंग को पुलिस के पास भेजने वाले थे। साथ ही वो हेनिकन का फोटो ले लेते हैं ताकि वो पुलिस को यकीन दिला सकें कि हेनिकन अभी भी जिंदा है। इन लोगों ने ड्राइवर से मनी डिलीवरी की इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करवाया है ताकि इन्हें पुलिस को अपनी आवाज में कॉल करना ना पड़े, और फिर ये लोग पुलिस को कॉल करके ड्राइवर की वॉइस रिकॉर्डिंग चला देते हैं। तो हेनिकन की कंपनी का एक स्टाफ इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से सारे पैसे वैन में डाल देता है, जहां से उसे एक पार्किंग लॉट जाना होगा। वहां पर एक येलो कलर की कार खड़ी हुई थी, जिसमें वो स्टाफ पैसे डालकर यहाँ से निकल जाता है। तो उसे कार में मौजूद रेडियो पर बाकी इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, जिसके हिसाब से उसे एक ब्रिज के ऊपर कार रोकनी होगी। तो वो बंदा ब्रिज के ऊपर अपनी कार लेकर आ जाता है, और इस पूरे समय में टीम गाड़ी पर नजर रख रही थी ताकि वो लोग श्योर कर सकें कि कोई पुलिस वाला उसे फॉलो नहीं कर रहा है। जिसके बाद ये लोग पैसों के बैग को ब्रिज से नीचे गिरवा देते हैं, जहां पर टीम पहले से मौजूद थी, जो इन बैग्स को गाड़ी में लोड करके यहाँ से निकल जाती है। यानी अब टीम मालामाल हो चुकी है। तो ये लोग खुशियां मनाते हुए पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। मगर फ्रेंड्स को एहसास हो जाता है कि कौर और विलियम ने आधे से ज्यादा पैसे जंगल में छुपा दिए, जिस बात पर वो काफी ज्यादा अपसेट था। साथ ही उसे डाउट होने लगता है कि कौर और विलियम आधे से ज्यादा पैसों को खाना चाहते हैं। तो वो विलियम पर भड़कने लगता है, मगर कौर उसे क्लियर कर देता है कि इतना सारा कैश लेकर ट्रैवल करना हमें भारी पड़ सकता है, इसीलिए हमने आधा पैसा छुपा दिया है, जिसे हम कुछ समय बाद रिट्रीव करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स भी शांत हो जाता है, जिसके बाद जेंस इनसे पूछताछ करने लगता है कि आखिर हम हेनिकन का आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमें ड्राइवर और हेनिकन को बड़ी सावधानी से आजाद करना होगा, वरना हम लोग पकड़े भी जा सकते हैं। तो कौर और विलियम इन्हें क्लियर कर देते हैं कि हम लोग अपने पैसे लेकर पेरिस शिफ्ट होने वाले हैं, जहां से हम पुलिस को एनोनिमस टिप दे देंगे ताकि हेनिकन और ड्राइवर को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये प्लान बाकी लोगों को भी पसंद आ जाता है। तो सभी लोग पैसे लेकर अपने रास्ते निकल जाते हैं, मगर बेचारे जेंस की किस्मत इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वो पैसे लेकर घर जाने वाला था, तैसे ही पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। तो मजबूरी में जेंस को सरेंडर करना पड़ता है, जिससे पुलिस को जेंस के शेड के बारे में पता चल जाता है। तो ये लोग शेड में आकर छानबीन करने लगते हैं। तो काफी मेहनत के बाद पुलिस को हिडन रूम्स मिल जाते हैं, जहां से वो लोग हेनिकन और ड्राइवर को आजाद करा लेते हैं। जल्द ही हेनिकन के आजाद होने की न्यूज टीवी में रिलीज हो जाती है। तो ये न्यूज सुनकर बाकी लोग
काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि वो लोग जल्द ही एक्सपोज होने वाले हैं। तो कॉर और विलियम जल्दी से पेरिस भाग जाते हैं ताकि वो लोग पेरिस में न्यू लाइफ शुरू कर सकें। वहीं पुलिस ने सेकंड मेंबर मार्टिन को अरेस्ट कर लिया था, जिसकी खबर जानकर ये लोग काफी ज्यादा अपसेट थे। और फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जहां कौर को सोनिया की याद आने लगती है। तो वो सोनिया से कॉल करके बात करना चाहता था, मगर विलियम उसे ऐसा करने नहीं देता क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि पुलिस ने प्रोबेबली सोनिया के फोन को टैप कर रखा होगा, तो वो लोग फोन कॉल के थ्रू उन्हें ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए विलियम उसकी बात मान जाता है और जल्द ही सबको 2 महीने बीत जाते हैं और अब विलियम की हालत दिन रोज खराब होती जा रही थी क्योंकि उसे सोनिया की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और फिर एक दिन न्यूज़पेपर में खबर छप जाती है कि उनके तीसरे पार्टनर फ्रेंड्स ने भी सरेंडर कर दिया है। तो ये न्यूज़ देखकर कौर काफी ज्यादा डर जाता है, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर वो अपनी वाइफ सोनिया को कॉल लगा देता है। तो सोनिया रोते हुए उसे बताने लगती है कि तुमने इतना बड़ा क्राइम करके हमें बर्बाद कर दिया है, क्योंकि पुलिस हर समय हम पर नजर रखती है। साथ ही हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तब पुलिस हमारे वॉलेट्स को चेक करते रहते हैं कि कहीं हम लूट का पैसा यूज तो नहीं कर रहे हैं। यकीन मानो कौर, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। तो ये सुनकर कौर काफी ज्यादा दुखी है और तभी यहाँ पर विलियम आ जाता है, जो कौर से इस फोन को कटवा देता है। साथ ही अब उसे एहसास हो चुका था कि जल्द ही पुलिस यहाँ पर आने वाली है। तो ये लोग पैसों को लेकर भागना चालू कर देते हैं, पर तभी उन्हें बैड फीलिंग्स आने लगती हैं क्योंकि स्ट्रीट्स पूरी तरह से खाली थीं। तो वो यहाँ से भागने में कामयाब हो पाते उससे पहले ही पुलिस यहाँ आ जाती है। तो ये लोग मजबूरी में सरेंडर कर देते हैं, जिसके बाद हमें पता चल जाता है कि पुलिस को एक एनोनिमस टिप से पता चल गया था कि किडनैपिंग के पीछे कौर और उसके दोस्त हैं। वहीं किडनैपिंग के बाद हेनिकन ने दुनिया की पहली सिक्योरिटी फर्म बनाई थी ताकि बड़े बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट किया जा सके, जो फिर 2003 में ऊपर चला गया था। वहीं कौर और उसकी टीम को लगभग 11 साल की जेल काटनी पड़ी थी, जहां से आजाद होकर कौर और विलियम्स नीदरलैंड के गॉडफादर बन गए थे। क्योंकि एक बार क्राइम की लाइफ चालू हो जाए तो उसे छोड़ना आसान नहीं होता। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।